इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का कंसेप्ट तो सारी दुनिया को पता है, परंतु हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो कि आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की बजाय प्रॉपर्टीज को कानूनी रूप से आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो भारत में कानून है प्रॉपर्टीज के संबंध में, उसका जो चैप्टर 6 है उसकी धारा 118, 119, 120 ये डील करती हैं प्रॉपर्टी के एक्सचेंज से के संबंध में। अब ये जो कंसेप्ट है कि भाई बड़ा सिंपल है, समझाने के लिए बताऊं तो कि भाई मान लो मेरा एक घर है और आपके पास एक दुकान है, तो आप चाहते हो कि भाई आप घर ले लें, मैं चाहता हूं मैं दुकान ले लूं। तो हमने आपस में सीधा सौदा ना करने की बजाय कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो ये होती कि आप मेरे घर के पैसे मुझे देते और मैं अपने घर की रजिस्ट्री आपके नाम पे कराता, सेल डीड करवाता आपके फेवर में। इसी तरह मैं आपकी दुकान के पैसे आपको देता और फिर आप उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे कराते, फिर आप भी सरकार को स्टैंप ड्यूटी देते और मैं भी स्टैंप ड्यूटी देता। तो ये होती स्ट्रेट ट्रांजैक्शन। परंतु एक्सचेंज डीड के कई फायदे हैं। आप आपस में प्रॉपर्टी की अदला बदली कर सकते हो अगर आप इस बात पे सहमत हैं कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है, जितने पे हम खरीद रहे हैं ये बराबर वैल्यू की है लगभग, और हम इसको आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं। आपको किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, उसको आपकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है। तो आप उसको दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन ना करते हुए सेल परचेज की एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही डीड में, जिसे एक्सचेंज डीड कहा जाता है, उसके तहत कर सकते हो। आप अपनी प्रॉपर्टी उस एक्सचेंज डीड में बिक भी जाएगी और दूसरे की प्रॉपर्टी उस एक्सचेंज डीड में खरीदी भी जाएगी आपके द्वारा। अब एक्सचेंज डीड कराने के जो मुख्य फायदे हैं उसमें मेन फायदे तो यही हैं दोस्तों कि एक तो आपका कोई मनी का आपस में एक्सचेंज हुआ ही नहीं, खातों में पैसे आएगा ही नहीं, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हुई नहीं। प्रैक्टिकली होता ही है कि मान लो आप कोई घर बेच रहे हो, अपना घर एक्सचेंज कर रहे हो दूसरे को, और आपका घर मान लो 80 लाख रुपए का है और जो दूसरे की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, चाहे जमीन ले रहे हो, दुकान ले रहे हो, मकान कुछ ले रहे हो, वो 70 लाख रुपए की है, तो 10 लाख रुपए बाहर के बाहर दे दिए जाते हैं कैश में या अदरवाइज, ताकि एक्सचेंज डीड में मनी पार्ट लिखा ही ना जाए और खाली ये लिख दिया जाता है भाई आप अपना घर दे रहे हैं और बदले में वो अपना ये वाला जमीन दे रहा है या ये वाली दुकान दे रहा है, जो भी प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है। तो आम तौर पे जो एक्सचेंज डीड बनती है उसमें अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू में हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है तो उसके अंदर नहीं लिखा जाता कि भाई आप उसे 10 लाख रुपए भी दे रहे हो और अपना घर भी दे रहे हो, ऐसे नहीं लिखा जाता। उसका जो बाहरी लेन देन हो जाता है अगर थोड़ा वो डिफरेंस होता भी है प्रॉपर्टी वैल्यू में, तो एक फायदा ये है कि कोई मनी इसमें एक्सचेंज हुआ नहीं अननेसेसरी, और प्रॉपर्टी आपस में एक्सचेंज हो गई। दो ट्रांजैक्शन नहीं करनी पड़ी आपको, सिंगल ट्रांजैक्शन में काम हो गया। ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है क्योंकि इसमें स्टैंप ड्यूटी जो लगती है, तो दो जो प्रॉपर्टी आप अलग अलग करते तो दोनों पे स्टैंप ड्यूटी, एक पे आप देते दूसरे पे वो देता, तो इसमें वकीलों की फीस भी डबल जाती और रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर भी डबल काटने पड़ते। तो इसमें एक ही प्रोसीजर में, एक ही सब रजिस्ट्रार विजिट में आपका एक्सचेंज डीड में दोनों ही काम हो जाएंगे। और जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी तो जो सर्कल वैल्यू है या जो भी आप मार्केट वैल्यू वहां का लिख रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो विच एवर इज हायर पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो मार्केट वैल्यू तो आमतौर पे देखी नहीं जाती रजिस्ट्री के समय, सर्कल वैल्यू ही लोग लिखते हैं और सर्कल वैल्यू पे ही रजिस्ट्रार स्टैंप ड्यूटी आपसे चार्ज करेगा अगर आप उस पे लिखेंगे कि ये सर्कल रेट है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी का सर्कल रेट है मान लीजिए 50 लाख रुपए और जो प्रॉपर्टी आप एक्सचेंज में ले रहे हो उसका सर्कल रेट रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड के हिसाब से, गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से 40 लाख रुपए है, तो फिर इस एक्सचेंज डीड को रजिस्टर करने के लिए जो स्टैंप ड्यूटी जाएगी वो विच एवर इज हायर, यानी 50 लाख रुपए पे स्टैंप ड्यूटी जाएगी। दोनों प्रॉपर्टियों की वैल्यू मिला के 90 लाख रुपए पे स्टैंप ड्यूटी नहीं जाएगी, विच एवर इज हायर पे जाएगी। बाकी ये जो स्टैंप ड्यूटी का मामला, यह अलग अलग राज्य में स्टैंप ड्यूटी के संबंध में अलग अलग नियम है।
तो किस राज्य में स्टैंप ड्यूटी कितनी चार्ज हो रही है और वहाँ के क्या रूल्स हैं वो आप देख लीजिएगा स्टैंप ड्यूटी के बारे में। एक्सचेंज डीड बनाने का प्रोसीजर भी दोस्तों सिंपल ही होता है। जैसे आप कोई भी और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसे ही यदि आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया है जो आपकी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करने के लिए रेडी है अपनी प्रॉपर्टी के साथ, आपको उसकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई, उसको आपकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई, तो आप एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एक्सचेंज एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के अंदर आप यही लिखेंगे कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई बैंक लोन नहीं है। इस प्रकार की जो क्लॉजेज हैं कि भाई आपका जो टाइटल है, ओनरशिप है, पोजेशन है, वो उस प्रॉपर्टी पे कानूनन रूप से है, उसका भी इसी प्रकार से कानूनन रूप से अपनी प्रॉपर्टी पे टाइटल है, ओनरशिप है, कब्जा है, पोजेशन है। ये बातें लिखी जाएंगी और फिर आप लिखेंगे कि आपने उसकी प्रॉपर्टी को देख लिया, आप संतुष्ट हो, उसने आपकी प्रॉपर्टी को देख लिया है, वो संतुष्ट है ना। और अब दोनों पक्षों ने अपनी बोनाफाइड नीड्स के लिए आप उसकी प्रॉपर्टी के साथ अपनी प्रॉपर्टी, दोनों पक्ष एक दूसरे की प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं और कोई अब डिफरेंशियल अमाउंट पे करना एक दूसरे को बचता नहीं है और आपस में दोनों एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई इनकी जो वैल्यू है वो सेम है और बिना किसी दबाव के और स्वेच्छा से और बिना किसी मिस्टेक के ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है और इतनी तारीख को एक्सचेंज डीड एग्जीक्यूट होगी, ये स्टैंप ड्यूटी लगेगी। स्टैंप ड्यूटी का खर्चा क्योंकि विच वन इज हायर पे लगना है एक ही प्रॉपर्टी पे, तो दोनों पक्ष आपस में उस स्टैंप ड्यूटी का खर्चा इकट्ठा वहन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से पहले एग्रीमेंट बनेगा। अगर आपको किसी के साथ एग्रीमेंट बनाना है, अगर एग्रीमेंट आपको बनाना ही नहीं है तो आप अपने अपने कागज लेके सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए या किसी वकील से संपर्क करिए, एक्सचेंज डीड को तैयार कराइए। एक्सचेंज डीड में जो भी स्टैंडर्ड क्लॉजेज हैं वो आपके वकील साहब उसमें लिखेंगे और आप उसको रजिस्टर करवा लें। दूसरा प्रोसीजर में ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। कई बार अगर सेम जिले के अंदर ही दोनों प्रॉपर्टियां स्थित हैं, जिन दो प्रॉपर्टियों की ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज हो रहा है आपस में, तब तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस वही होगा। आप जिस जिले में रहते हो उसी जिले का रजिस्ट्रार की ऑफिस दोनों प्रॉपर्टियों पे उसका ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है उसका कि हाँ भाई वो दोनों प्रॉपर्टियां उसके अंतर्गत आती हैं, तो वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है आपकी प्रॉपर्टी एक जिले में है परंतु जिससे आप एक्सचेंज कर रहे हो वो उसी राज्य के दूसरे जिले में है, तो ऐसी स्थिति में कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि भी उस जिले वाला रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी को रजिस्टर करेगा या इस जिले वाला करेगा। तो आप कानूनन रूप से तो जहां पर कोई सी भी एक प्रॉपर्टी स्थित है वहां का रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकता है, परंतु कानून किताबों में होना एक अलग बात होती है। प्रैक्टिकली आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं और पता करें कि वो इस कानून का पालन करने के लिए रेडी है भी या नहीं है, या आपको दिक्कतें बता रहे हैं। तो अगर प्रॉपर्टी अलग अलग जिलों में है तो थोड़ी सी हैसल आपको हो सकती है, और अगर प्रॉपर्टी अलग अलग राज्य में है, ऐसा करना एडवाइजेबल ही नहीं है कि एक दूसरे राज्य में प्रॉपर्टी हो, आप दूसरे राज्य में रहते हो और आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो बहुत सारी लीगल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे इस तरह की ट्रांजैक्शन में। ज्यूरिसडिक्शन का बड़ा कॉम्प्लेक्स मुद्दा पैदा हो जाएगा और एक्सचेंज डीड के चक्कर में हम पूरी प्रॉपर्टी की जो वैलिडिटी है, उसके जो टाइटल डॉक्यूमेंट है, उसको तो खतरे में नहीं डाल सकते। एक्सचेंज डीड हो जाने के बाद रजिस्ट्रार आमतौर पे ओरिजिनल एक्सचेंज डीड की कॉपी रख लेता है, या अगर वो आपको देता है रजिस्ट्रार तो दोनों पक्षों में आपस में कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि ओरिजिनल एक्सचेंज डीड कौन रखेगा। सर्टिफाइड कॉपी आप रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाल सकते हैं, तो वो एक बाकायदा वैलिड डॉक्यूमेंट है, और उसके बेस पे आप जो म्यूटेशन कराना है अपना नगर निगम में या कहीं पे भी नाम चेंज कराना है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे चढ़वानी है हाउस टैक्स पर्पस के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स पर्पस के लिए, वो सब काम भी आप कर सकते हैं। कब्जा एक दूसरे को जैसा कि देते हैं बाकी डील्स के अंदर कि जिस दिन रजिस्ट्री हो रही है उस दिन या उससे पहले कब्जा दे दिया गया है, खाली शांतिपूर्ण कब्जा दोनों पक्ष को मिल गया अपनी अपनी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज का। टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्स इम्प्लीकेशन इस ट्रांजैक्शन के भी है। ये मत समझिएगा कि आपने चुपचाप प्रॉपर्टी आपस में अदला बदली कर ली, बैंक अकाउंट में किसी के कोई पैसा नहीं आया तो इनकम टैक्स विभाग को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक किस्म से आपने प्रॉपर्टी बेची और आपने प्रॉपर्टी खरीदी भी है। तो
जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके प्रोविजंस के हिसाब से इस प्रॉपर्टी को जो आपने एक्सचेंज में दे दी गई है उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या सेल ही माना जाएगा, और जो दूसरी प्रॉपर्टी आपने ली है उसे आपका खरीद ही माना जाएगा एक किस्म से। और जो भी कैपिटल गेन टैक्स या अन्य प्रोविजंस है प्रॉपर्टी के संबंध में वो सब आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो इनकम टैक्स से तो बचाव मेरे भाई संभव है नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सारांश ये निकलता है कि यदि आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है परंतु बेचकर आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी अपनी किसी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए बेच रहे हो, आपको कोई पैसा चाहिए, आपको वो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा उससे दूसरी प्रॉपर्टी ही खरीदनी है। तो अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी कोई निगाह में आ जाती है और दूसरे को भी आपकी प्रॉपर्टी निगाह में आ जाती है तो आप इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन इसीलिए पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा मार्केट में नहीं चलती है लीगल होने के बावजूद भी, लॉ प्रोविजंस होने के बावजूद भी, क्योंकि ये मैच बिठाना आपस में कि दो लोग आपस में ऐसे मिल जाएं जिन्हें एक दूसरे की प्रॉपर्टी पसंद आ जाए। हाँ, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जहाँ पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, जो आस पास ही रहते हैं, घर के 2 घर छोड़ के 2 घर इधर 2 घर उधर, उसका घर ये वाला था, एक छोड़ के ये वाला फ्लैट उसका ये वाला फ्लैट है, तो एक ही बिल्डिंग में उसका फ्लैट दूसरा है, उसका फ्लैट दूसरा है। तो वो कहते हैं भाई अगर ये वाला फ्लैट तुम ले लो और अपने वाला फ्लैट मुझे दे दो तो मेरे जुड़वा फ्लैट हो जाएंगे और तेरे भी जुड़वा फ्लैट हो जाएंगे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस है, या इस तरह की लैंड कोई इकट्ठी हो, प्लॉट को जोड़ना हो इकट्ठा, तो इस तरह की स्पेशल जो सर्कमस्टांसेस हैं वहां पे सीधी सादी सेल परचेज की डील ना करते हुए एक्सचेंज डीड भी की जा सकती है, और ये पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से वैलिड है।